जोधपुर का राजा रतन सिंह एक महामूर्ख राजा था, लेकिन खुद को समझदारी का बादशाह मानता था। वो भरी सभा में अपने मंत्रियों से अजीबोगरीब सवाल करता रहता था और उसका जवाब न मिलने पर सभा के बीच में उनका मजाक बनाता था। राजा हर वक्त कुछ न कुछ बेवकूफियां करता रहता, जिसका फायदा कोई भी उठा लेता था। राजा की कोई संतान न होने के कारण उनकी रानियां भी बहुत परेशान रहती थी। ऐसे ही एक दिन राजा के पास उनका एक सैनिक आकर बोलता है, महाराज, गांव में एक बाबा आया है जो चमत्कारी है। वो हर मुसीबत का हल निकाल लेता है। आपको कोई परेशानी हो तो आप उसके पास जा सकते हैं। कौन है ये चमत्कारी बाबा? उस बाबा को राजमहल में आने का निमंत्रण दिया जाए। राजा के कहे मुताबिक सैनिक उस बाबा को राजमहल में ले आता है और वो बाबा राजा के सामने दरबार में आकर बोलता है, महाराज, क्या हम जान सकते हैं हमें यहाँ बुलाने की कोई खास वजह है? बाबा, हम बहुत ही परेशान हैं और आपको तो पता ही होगा, क्योंकि सुना है आप सब कुछ बिना बताए जान लेते हैं। हाँ, हमें पता है आपको अपना पुत्र और इस राज्य का उत्तराधिकारी चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ उपाय करने होंगे महाराज। हाँ, हमें मंजूर है। राजा की हामी भरते ही बाबा राजा को अजीबो गरीब उपाय बताता है और उनसे मुद्राएं निकलवाता है। ऐसे ही काफी मुद्राएं लेने के बाद भी एक दिन बाबा राजा से दोबारा बोलता है, हमें 5 लाख मुद्राएं और देनी होगी महाराज। बाबा के हर बार मुद्राएं मांगने पर राजा उसको मुद्राएं दे देता और उसके झूठे संतान प्राप्ति में आकर मूर्ख बन जाता। राजा की मूर्खता का फायदा उठाकर बाबा उसको लूट के चला जाता और इस बात का पता जब प्रजा को लगता है तो वो राजा का खूब मजाक बनाते हैं। यहाँ तक कि कुछ दासियां भी आपस में बातें करते हुए राजा का मजाक बनाती है। अपने बारे में ऐसी बातें सुनने पर राजा गुस्से में उसी सैनिक को सभा में बुलाकर बोलता है, ये कैसे चमत्कारी बाबा को लेकर आए थे तुम? हम तुम्हें सजाए मौत देते हैं। तुम्हारी वजह से आज हम पूरे बर्बाद हो जाते। शुक्र है भगवान का कि उस ढोंगी बाबा ने सिर्फ स्वर्ण मुद्राएं ही ली, और तो और तुम उसको भागते हुए भी नहीं पकड़ पाए। महाराज, मैं कैसे पकड़ता? वो बाबा मुझे रुई मारकर भाग गया था, जिसकी वजह से मैं गंभीर रूप से घायल हो चुका था। अब उसका पीछा मैं कैसे करता? अच्छा, तो तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? ये वाक्य सुनते ही प्रजा हंसने लगती है। तभी पर्दे के पीछे से राजा की बहन अरुंधति बोलती है, महाराज, इस सैनिक ने आपसे कहा कि ये रुई से घायल हुआ, परंतु भला कोई रुई से कैसे घायल हो सकता है? अरुंधति के इतना बोलने के बाद सभा में मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। ये देखकर राजा बोलता है, शांत हो जाओ सब, और इस सैनिक ने हमारे साथ छल किया, इसीलिए ले जाओ इसे और सजाए मौत दे दो। जैसे ही सैनिक उस मुजरिम सैनिक को ले जा रहे होते हैं, तभी सभा में राजा की रानी आती है और राजा को रोकते हुए बोलती है, रुक जाइए महाराज, इस सैनिक को इतनी छोटी सी गलती की इतनी कठोर सजा ना दे। महाराज, आप ये कैसी मूर्खता दिखा रहे हैं? अगर आप इसे मार देंगे तो इसके बाद इसके परिवार को संभालने वाला कौन होगा? चोर तो वो ढोंगी बाबा था, सजा तो उसे मिलनी चाहिए, इसे नहीं। आपके इस फैसले से आपकी प्रजा का आपके ऊपर से यकीन ही हट जाएगा और आपकी ये मूर्खता एक दिन आपको बहुत बड़े घाटे में ले जाएगी। महारानी, आप हमारे फैसले पर सवाल उठा रही हैं। आपको क्या लगता है हम मूर्ख हैं? अगर हम मूर्ख होते तो हमें ऐसे ही राजगद्दी नहीं मिलती। इस बात पर हम आपसे बहुत नाराज हैं। आपको अभी के अभी महल छोड़कर जाना होगा, ये हमारा आदेश है। आप चाहें तो अपनी कोई भी कीमती चीज यहाँ से ले जा सकती हैं। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं इसी राजमहल में आपके साथ रहना चाहती हूँ। राजा रानी की बात नहीं मानता, जिसके बाद रानी राजा को बोलती है, ठीक है महाराज, मैं चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ एक आखिरी बार भोजन करना होगा। राजा रानी की बात मान जाता है और रानी के साथ रात्रि में खाना खाने बैठ जाता है। रानी खाने में नींद की दवा मिलाती है, जिसके बाद खाना खाते ही राजा बेहोश हो जाता है और रानी उसे उठाकर रथ में बैठाकर कहीं ले जा रही होती है। तभी रास्ते में राज्य का एक ब्राह्मण मिलता है और राजा को बेहोश देखकर वो रानी को कहता है, महारानी, आप महाराज को कहाँ ले जा रही हैं? रानी ब्राह्मण को सब बता देती है, जिसके बाद ब्राह्मण बोलता है,
मैं राजा को एक दिन मूर्ख साबित कर कर ही रहूंगा। रानी वहाँ से राजा को अपने साथ अपने पिता के घर ले आती है, जिसके बाद सुबह होते ही राजा की आंखें खुलती है और वो खुद को एक नई जगह देखकर कहता है, ये मैं कहाँ आ गया? महाराज, ये मेरे पिताजी का घर है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? महाराज, आपने ही तो कहा था कि आपकी जो भी कीमती चीज हो आप उसे ले जा सकती हो। मेरे लिए आपसे कीमती कुछ है ही नहीं। ऐसी बात है, चलिए हमने आपको माफ किया, अब अपने महल चलते हैं। राजा रानी को अपने महल में वापस ले आता है, जिसके कुछ दिन बाद सभा में वही चतुर ब्राह्मण आता है, जो राजा को बेवकूफ साबित करना चाहता था, क्योंकि राजा हमेशा खुद को समझदार मानता था। ब्राह्मण राजा के दरबार में आता है तो राजा उसे देखकर बोलता है, बोलिए ब्राह्मण देवता, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? महाराज, मैं आपके यहाँ यज्ञ करने आया हूँ। लेकिन हमने तो आपको कोई यज्ञ करने नहीं बुलाया। राजा की इस बात का जवाब पर्दे के पीछे बैठी रानी देती है। महाराज, मैंने इस ब्राह्मण को राजमहल की सुख शांति के लिए बुलाया है। ठीक है। राजा उस ब्राह्मण से यज्ञ तप करवा लेता है, जिसके बाद ब्राह्मण राजा को बोलता है, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस राजमहल का सेवक बन सकता हूँ। जरूर बन सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी 2 शर्तें माननी होगी। पहली, तुम्हें बैल का दूध निकाल कर लाना होगा। चतुर ब्राह्मण वहाँ से चला जाता है और रात को सबके सोने के बाद राजा को महल के बाहर से जोर जोर से आवाजें आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण राजा की नींद खराब हो जाती है और वो गुस्से में उठकर बाहर जाकर बोलता है, सैनिकों, ये शोर कहाँ से आ रहा है? इतनी रात को ये शोर कौन कर रहा है? पकड़ के लाओ उसे हमारे सामने। सैनिक महल के बाहर से एक कपड़े धोती लड़की को पकड़ कर ले आते हैं और राजा को उसके बारे में बताते हैं, जिसके बाद राजा बोलता है, इतनी रात को कपड़े धो रही थी, हमारी नींद खराब करने की सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। महाराज, मुझ पर दया करिए। वो मेरे पिताजी ने बच्चे को जन्म दिया है और मेरी माँ बीमार है, जिस वजह से मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है। क्या क्या कहा तुमने? मैंने सुना तुम्हारे पिताजी ने बच्चे को जन्म दिया। जी सरकार। एक आदमी बच्चे को जन्म कैसे दे सकता है? मुझे मूर्ख बनाती है। महाराज, क्यों नहीं दे सकता? जब बैल दूध दे सकता है तो एक आदमी बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे सकता? अच्छा, तो ये उस ब्राह्मण की चतुराई है, हम समझ गए। जाओ, तुम जा सकती हो। सुबह होते ही ब्राह्मण राजा के पास आता है, जिसके बाद राजा उसे देखकर हंसता हुआ बोलता है, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। हाँ महाराज, ये सब ऊपर वाले की कृपा से ही है। अच्छा, जो ये ऊपर वाला है ये और क्या कर सकता है? ब्राह्मण सोचने लगता है, जिसके बाद वो बोलता है, महाराज, इस जवाब के लिए आपको मुझे गुरु मानना पड़ेगा। ठीक है, हमें मंजूर है। महाराज, गुरु का स्थान शिष्य से ऊपर होता है, तो आपको मेरी जगह और मुझे आपकी जगह आना होगा। तभी राजा रतन सिंह सिंहासन से उठते हैं और ब्राह्मण को बोलते हैं, जाइए गुरुदेव। ब्राह्मण राजा के स्थान पर जाकर विराजमान हो जाता है और राजा को बोलता है, महाराज, ऊपर वाला चाहे तो कुछ ही पल में राजा को भिखारी या भिखारी को राजा बना सकता है। जैसे इस सिंहासन पर सिर्फ उसी का हक होता है जो राजा होता है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब साफ साफ है महाराज, मैंने आपके ही सवालों में आपको उलझा दिया और बातों बातों में आपका सिंहासन आपसे छीन लिया। आज से मैं ही इस राजमहल का राजा हूँ। ये मैंने क्या कर दिया? इतना बड़ा मूर्ख कैसे हो सकता हूँ मैं? मैंने अपना राज सिंहासन ही गवा दिया। राजा के पास जो चतुर ब्राह्मण आया था, वो अपनी समझदारी और सूझबूझ का इस्तेमाल किए बिना कोई निर्णय नहीं लेता था। ऐसे ही चतुर ब्राह्मण राजा को मूर्ख बनाकर उसका सिंहासन छीन लेता है और राजा को अपनी इस बेवकूफी का अफसोस होता है। परंतु अंत में राजा को ब्राह्मण उसका सिंहासन वापस कर देता है, जिसके बाद राजा ब्राह्मण की चतुराई से प्रसन्न होकर उसको राज्य सलाहकार के पद पर नियुक्त कर देता है। गोविंदपुर नाम के एक गांव में हरिया अपनी बीवी विमला के साथ रहता था। हरिया के पास अपनी थोड़ी बहुत जमीन थी, जिस पर वो खेती किया करता था। साथ ही उसके पास राम प्यारी नाम की एक गाय थी, जिसका दूध बेचकर वो अपने घर का खर्च निकालता था। ऐसे ही एक सुबह राम प्यारी का बछड़ा भूख से जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी हाथों में बाल्टी लिए
हरिया राम प्यारी के पास आता है और बछड़े को देखकर बोलता है। अरे वो क्यों भय भय करके चिल्ला रहा है? एक दिन भूखा रह लेगा तो कुछ हो जाएगा क्या? ले आज इसे खा ले, इसी से पेट भर ले। इतना कहकर हरिया गाय का दूध निकालना शुरू कर देता है और सारा का सारा दूध निकालकर डब्बों में भरकर साइकिल पर टांग लेता है। फिर उसे बेचने के लिए शहर की तरफ चल देता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और हरिया राम प्यारी को ना तो समय पर चारा दिया करता और ना ही उसके बछड़े को उसका दूध पीने दिया करता। ऐसे ही एक रात हरिया की बीवी विमला गलती से बछड़े को बांधना भूल जाती है और भूख से बेहाल वो बछड़ा अपनी माँ का सारा दूध पी जाता है। अगली सुबह जैसे ही हरिया राम प्यारी का दूध निकालने जाता है तो दूध नहीं आता। तभी उसकी नजर खुली हुई बछड़े की रस्सी पर जाती है और वो गुस्से में बोलता है। नास जाए इस बछड़े का, सारा दूध पी लिया। क्यों री राम प्यारी, तुझे नहीं पता कि तेरे इस दूध पर बस मेरा हक है, तेरे इस बछड़े का नहीं। इसे तो खाने के लिए घास और भूसा देता हूँ ना। आज तुम दोनों की खैर नहीं। इतना कहकर हरिया पास में रखा हुआ डंडा उठाकर राम प्यारी और बछड़े की पिटाई करने लगता है। राम प्यारी और उसका बछड़ा दर्द से चिल्लाने लगते हैं। तभी हरिया के घर के पास लगे नीम के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल ये सब देख रही होती है और बोलती है। ये हरिया तो बहुत दुष्ट आदमी है। ना तो ये गाय माता को पेट भर चारा देता है, ना ही उनके बच्चे को दूध पीने देता है और इतनी बेरहमी से उन दोनों को मार रहा है। ये गलत है। हरिया को सबक सिखाना होगा। राम प्यारी पर अपना गुस्सा उतारने के बाद हरिया वहाँ से चला जाता है। साथ ही राम प्यारी के बछड़े को भी उससे अलग करके जंगल में छोड़ आता है ताकि वो दोबारा राम प्यारी का दूध न पी सके। अपने बच्चे को खुद से जुदा होता देखकर राम प्यारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये सब देखकर चुड़ैल को बहुत बुरा लगता है और वो पक्का मन बना लेती है कि अब वो हरिया को सबक सिखा कर ही मानेगी। जिसके बाद रात को जब हरिया और उसकी बीवी विमला घर में सो रहे होते हैं तभी वो चुड़ैल राम प्यारी के सामने आकर बोलती है। गाय माता, मैं जानती हूँ हरिया ने आपके साथ बहुत गलत किया। उसने आपके बच्चे को आपसे दूर कर दिया। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। अब मैं आपके शरीर में प्रवेश करके हरिया को सबक सिखाऊंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल राम प्यारी के शरीर में प्रवेश कर जाती है। अगली सुबह हाथों में बाल्टी लिए हुए हरिया जैसे ही राम प्यारी की तरफ बढ़ता है, हरिया उसकी पीठ को थपथपाते हुए बोलता है। अरे मेरी राम प्यारी, माफ करना, कल बहुत मारा मैंने तुझे। चल अब अच्छी गाय की तरह अपने मालिक को दूध दे दे। जैसे ही हरिया राम प्यारी का दूध निकालने के लिए नीचे बैठता है तभी राम प्यारी के अंदर समाई हुई चुड़ैल की आत्मा उसे जोर की लात मारती है और हरिया चिल्लाते हुए बोलता है। अये अये मर गया रे, अये। हरिया की आवाज सुनकर उसकी बीवी विमला भागकर उसके पास आती है और बोलती है। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? हाय विमला, इस राम प्यारी ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। आज से पहले इसने कभी ऐसा नहीं किया। जी आपने उसके बच्चों को उससे अलग किया है। उसका गुस्सा होना तो बनता है ना। मैंने कहा था आपसे, लेकिन आप नहीं माने। अरे तुम अपनी बकवास बंद करो समझी, जाकर दूध निकालो। अपने पति की बात सुनकर विमला बाल्टी उठाकर गाय के पास दूध निकालने जाती है और हरिया की तरह राम प्यारी उसे भी लात मार के गिरा देती है और वहाँ से भाग जाती है। राम प्यारी को भागता हुआ देखकर हरिया जोर जोर से चिल्लाता है। राम प्यारी, अरे कहाँ भागी जा रही हो? अरे राम प्यारी रुको, रुक जाओ। दोनों पति पत्नी राम प्यारी को रोकने की कोशिश करते हैं पर राम प्यारी नहीं रुकती। वो वहाँ से जंगल में चली जाती है जहाँ हरिया उसके बच्चे को छोड़कर आया था। शाम हो जाती है। विमला और हरिया हर तरफ राम प्यारी को तलाशने की कोशिश करते हैं पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। तभी हरिया विमला से बोलता है। विमला, ये क्या हो गया? राम प्यारी हमें छोड़कर चली गई, अब हम काम कैसे करेंगे? जी चिंता मत कीजिए, वो आ जाएगी।
विमला इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ गुस्से से आंखें लाल किए राम प्यारी आती है और उसे देखकर हरिया कहता है, विमला, विमला देख, राम प्यारी आ गई। अरे राम प्यारी, तुम कहाँ चली गई थी? इतना कहकर हरिया जैसे ही उसके पास जाता है तभी राम प्यारी का मुंह एक भयानक चुड़ैल में बदल जाता है, जिसे देखकर हरिया और विमला थर-थर कांपने लगते हैं और वो चुड़ैल बोलती है, क्यों रे हरिया, तुझे शर्म नहीं आती एक बेजुबान जानवर को इतनी बेरहमी से मारते हुए? अरे जिसके दूध से तेरा घर चल रहा है, तुझे उसी की कदर नहीं है। तूने इसके बच्चे को इससे अलग कर दिया। ये कह नहीं सकती तो क्या इसे दुख नहीं हुआ होगा अपने बच्चे को खोने का? उसके बच्चे को भूख से तड़पता छोड़कर तू उसे जंगल में छोड़ आया, उसे पीने के लिए दूध नहीं दिया। आज मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। नहीं नहीं, मैं माफी मांगता हूँ, अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने बहुत दिन देखा तुझे और बख्शा भी, लेकिन अब तुझे सबक सिखाना ही होगा। इतना कहकर राम प्यारी हरिया की तरफ आती है और उसे अपने सींगों से उठाकर पटक पटक कर खूब मारती है। हरिया के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले उसके घर के आंगन में जमा हो जाते हैं। तभी सभी में मौजूद एक औरत बोलती है, हाय हाय, लगता है हरिया की राम प्यारी पागल हो गई है। वो अपने ही मालिक को ऐसे पटक रही है। नहीं नहीं, मैंने सुना था हरिया ने अपनी राम प्यारी के बछड़े को उससे अलग कर दिया था और उसकी बहुत पिटाई की थी। शायद इसलिए राम प्यारी अत्याचारी हो गई। जहाँ एक तरफ सभी लोग बातें बना रहे होते हैं तभी राम प्यारी का मुंह फिर से चुड़ैल के मुंह में बदल जाता है और वो बोलती है, गांव वालों, हरिया का हाल देख रहे हो ना क्या हुआ? अब हर उस आदमी का यही हाल होगा जो अपनी गाय, भैंस या किसी भी जानवर के साथ बुरा करेगा। अरे जानवर बेजुबान है लेकिन जान तो है ना उसमें। तुम लोग उन पर जुल्म करते हो, उनके बच्चों को उनसे दूर करते हो। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मत मारो। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, पर मैं अब से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। राम प्यारी का खुद से ज्यादा ख्याल रखूंगा और इसका बच्चा भी इसे वापस ला कर दूंगा। बस मुझे बख्श दो। ठीक है, मेरी नजर तुम सब गांव वालों पर है। अगर किसी ने भी किसी बेजुबान जानवर के साथ गलत किया ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर राम प्यारी के शरीर से वो चुड़ैल की आत्मा निकल जाती है और हरिया जल्दी से जाकर राम प्यारी के बछड़े को उसके पास ले आता है। सभी गांव वाले भी वहां से चले जाते हैं। हरिया भी अब समय पर राम प्यारी और उसके बच्चे को चारा देता और उसे अपने परिवार के सदस्य के भांति ही प्यार करता।